इससे पहले के वीडियो में हमने 1935 का अधिनियम कर लिया था। आज हम 1935 के अधिनियम के तहत जो 1937 में चुनाव हुए, प्रांतीय चुनाव हुए, उनके बारे में करेंगे और अगस्त प्रस्ताव के बारे में जानेंगे। 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। जब प्रांतीय चुनावों की घोषणा हुई तो पहले तो कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने इसलिए विरोध किया क्योंकि 1935 के अधिनियम में बहुत सारी गवर्नर जनरल को शक्तियां प्राप्त थी। तो ये कारण था कि विरोध कर रहे थे कांग्रेस के लोग। लेकिन जब गवर्नर ने आश्वासन दिया कि तो उनके आश्वासन के बाद फिर ये सारे लोग चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। अब 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को बहुत तगड़ी सफलता प्राप्त हुई। 8 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। इस समय जो चुनाव हुए थे उसमें जो असेंबली की 1585 सीटें थी उसमें से कांग्रेस को 711 सीटें प्राप्त हुई और 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, जैसे संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, मद्रास और बिहार में। तो इन 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। इसके अलावा कांग्रेस बम्बई में लगभग बहुमत के करीब थी। मुस्लिम लीग जो कांग्रेस का ये तो 5 राज्यों में इसको पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, बम्बई में बहुमत के करीब है। अब जो मुस्लिम आरक्षित सीटें थी, इस चुनाव में एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि मुस्लिम लीग का जनाधार नहीं है मुसलमानों में, क्योंकि जो मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें थी उसमें भी मुस्लिम लीग का बहुत ख़राब प्रदर्शन रहा। हालांकि कांग्रेस का भी प्रदर्शन खराब रहा। इससे ये भी स्पष्ट था कि कांग्रेस का भी उतना जनाधार नहीं है, क्योंकि जो 482 मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें थी उसमें से कांग्रेस को केवल 26 सीटें प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग की दशा और ख़राब थी। मुस्लिम लीग को पंजाब में जो 84 मुस्लिम आरक्षित सीटें थी उसमें से मात्र 2 सीटें प्राप्त हुई। पंजाब में सिकंदर हयात खां की जो पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी, उसको सफलता प्राप्त हुई। ऐसे ही सिंध में 33 सीट जो रिज़र्व थी मुसलमानों के लिए, उसमें मात्र 3 सीटें प्राप्त हुई मुस्लिम लीग को। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। बंगाल में भी स्थिति खराब थी मुस्लिम लीग की। तो इस तरीके से ये स्पष्ट हो गया कि मुसलमानों में मुस्लिम लीग का कोई भी इस तरीके का जनाधार अभी नहीं है। अब जो सरकारें बनाई गई इन प्रांतीय चुनावों के बाद, तो कांग्रेस ने एक तो मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा और बम्बई, इन 6 जगहों पे कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने। कुछ समय बाद कांग्रेस ने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम में भी अपनी सरकार बनाई। तो इस तरीके से 8 प्रांतों में ये कांग्रेसी सरकारें बनी। तो जो 11 प्रांत हैं उसमें मात्र 3 प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी। जो गैर कांग्रेसी सरकारें बनी उसमें एक तो पंजाब में सिकंदर हयात खां की यूनियनिस्ट पार्टी विजयी रही थी। तो सिकंदर हयात खां ने मुस्लिम लीग के साथ मिलके, जिन्ना के साथ मिलके एक मिलीजुली सरकार बनाई यहाँ पे। इसके अलावा बंगाल में भी जो फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी थी उसके साथ मुस्लिम लीग ने मिलके सरकार बनाई बंगाल में। इसके अलावा सिंध में अल्लाह बख्श के नेतृत्व में सरकार बनी। तो इस तरीके से ये 3 गैर कांग्रेसी प्रांत थे जहाँ इस तरीके की सरकारें बनी थी। अब जो प्रांतीय जो चुनाव हुए थे इस समय, इसमें हिंदू महासभा की स्थिति बहुत खराब रही, उसका भी प्रदर्शन बहुत खराब रहा। अब ये जो चुनाव हैं इसमें जो प्रमुख चुने गए थे, प्रांतों को इस समय स्वायत्तता मिल चुकी थी। तो जो प्रांत के प्रमुख होते थे इस समय वो प्रधानमंत्री कहलाते थे। तो जो इस समय प्रांतों के प्रधानमंत्री बने, जो प्रमुख बने, तो पहले हम देखेंगे कि कांग्रेसी प्रांतों में
कौन कौन प्रधानमंत्री बने थे, इसको मिलाने को पूछ सकता है आपसे। तो कांग्रेसी प्रांतों में संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत प्रधानमंत्री बने थे। बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा। मध्य प्रांत में पहले NB खरे थे, लेकिन बाद में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, तो रविशंकर शुक्ल बने। तो ये मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री थे। असम में गोपीनाथ बारदलोई बने प्रधानमंत्री। मद्रास में C राजगोपालाचारी थे। बम्बई में BG खेर थे। तो इस तरीके से ये जो कांग्रेसी प्रांत थे, BN दास उड़ीसा में थे। तो ये सारे प्रधानमंत्री थे। जो गैर कांग्रेसी सरकारें थी, जैसे पंजाब में सिकंदर हयात खां प्रधानमंत्री थे, बंगाल में फजलुल हक थे और सिंध में अल्लाह बख्श थे। हाँ, कांग्रेसी प्रांतों में एक जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत था, वहाँ डॉक्टर खान साहब थे। तो इस तरीके से ये जो प्रमुख थे जिनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। अब जो 1937 के चुनाव हुए, इसमें मुस्लिम लीग की तो स्थितियां खराब थी। तो जो जिन्ना थे, जिन्ना ने नेहरू से ये कहा कि जो मंत्रिमंडल बने हैं कांग्रेसी, उनमें मुस्लिम लीग को भी शामिल किया जाए, इनको भी सरकार में शामिल किया जाए। लेकिन नेहरू ने यहाँ पे उपेक्षा की जिन्ना की, और जिन्ना की उपेक्षा की तो यहाँ से जिन्ना पूरी तरीके से सांप्रदायिकता की तरफ मुड़ गए, क्योंकि अब जिन्ना को ये लगने लगा कि अगर हम सांप्रदायिकता को हवा नहीं देंगे तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए अब सांप्रदायिकता का सहारा लिया जिन्ना ने, और इसके बाद जिन्ना को फ़ायदा भी हुआ कि धीरे धीरे मुस्लिम वर्ग जिन्ना के पीछे खड़ा हो गया। और 1940 के बाद ये स्थिति हुई कि जो सिकंदर हयात खां की पार्टी है, यानी पंजाब हो चाहे फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी हो, दोनों जगहों पे जहाँ पे भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, वहाँ धीरे धीरे मुस्लिम लीग का प्रभाव हो गया। अब ये जो चुनाव हुए थे 1937 में, तो जहाँ जहाँ कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठित हुए, तो इन मंत्रिमंडलों को जो भी सीमित अधिकार मिले थे, उसमें इन्होंने बहुत सारे कार्य भी किए कल्याणकारी। जैसे संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी कानून लागू किया इन्होंने। जो कांग्रेसी प्रांत थे, वहाँ राजनीतिक बंदियों की रिहाई की गई। इसके अलावा सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाया गया, प्राथमिक शिक्षा पे जोर दिया गया, श्रमिक कल्याण के लिए कानून बनाए गए। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए। अब चूँकि कांग्रेसी जो मंत्रिमंडल थे, जिन्ना की बुरी तरीके से हार हुई थी और जिन्ना की उपेक्षा भी की नेहरू ने, तो इसलिए जिन्ना ने धीरे धीरे एक प्रोपेगेंडा शुरू किया। उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, वहाँ वहाँ मुसलमानों पे बहुत अत्याचार किया जा रहा है। तो इस तरीके से कुछ इन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित की मुस्लिम लीग ने, जैसे पीरपुर रिपोर्ट प्रकाशित की थी, शरीफ रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके अलावा एक था कि मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। तो इस तरीके से ये रिपोर्टें प्रकाशित करके ये दिखाया गया कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, वहाँ वहाँ मुसलमानों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। और धीरे धीरे इस तरीके से मुस्लिम वर्ग को लीग अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल रही। तो यहाँ सांप्रदायिकता को हवा देना शुरू किया जिन्ना ने। अब ये जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल हैं, लगभग 28 महीनों तक इन्होंने कार्य किया। लेकिन इसी समय घटना ये हुई कि 3 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। और जब 3 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया 1939 में, तो यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। और जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तो जो भारत में उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो, तो लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना भारतीयों से पूछे, बिना कांग्रेसी मंत्रिमंडलों से चर्चा किए भारत को भी युद्ध में शामिल कर लिया। यानी भारत सरकार ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। अब इसको लेके कांग्रेसी मंत्रिमंडल नाराज़ हो गए कि भाई बिना हमारी सहमति के या बिना हमसे सलाह लिए आप कैसे हमको विश्व युद्ध में झोंक सकते हैं। तो इसी को लेके कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में त्यागपत्र दे दिया।
हालांकि बहुत सारे लोग त्यागपत्र देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इसी समय पहली बार अधिकार मिला था, प्रांतों को स्वायत्ता मिली थी। लेकिन बाद में सबने त्यागपत्र दे दिया। और जब त्यागपत्र मंत्रिमंडलों ने दे दिया तो जो मुस्लिम लीग और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, इन्होंने 22 दिसंबर 1939 को इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पे। तो इस तरीके से ये जो 37 में चुनाव हुए थे, तो ये कांग्रेस मंत्रिमंडलों का यहीं तक कार्यकाल रहा। हालांकि जो गैर कांग्रेसी सरकारें थी वो 1947 तक चलती रहीं। अब ये तो प्रांतीय चुनाव थे। अब अगला टॉपिक है अगस्त प्रस्ताव। तो इसको हम देखेंगे कि ये किन परिस्थितियों में आया। अगस्त प्रस्ताव जो था, हम देखेंगे कि जब कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया और युद्ध में सहयोग करने से मना कर दिया, और ब्रिटिश सरकार ये प्रयास कर रही थी कि किसी भी तरीके से भारतीयों का सहयोग युद्ध में लिया जाए, और इसके लिए ज़रूरी था कि कांग्रेस को मनाया जाए। इसी समय मार्च 1940 में बिहार के रामगढ़ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। तो ये जो वार्षिक अधिवेशन हुआ, इसमें कांग्रेस ने ये प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस तभी इस शर्त पे ही सहयोग करेगी ब्रिटिश सरकार से कि जब ब्रिटिश सरकार एक अंतरिम राष्ट्रवादी सरकार का गठन करे। तो इन्होंने कहा कि तभी हम सहयोग करेंगे। अब उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिथगो, वो भी सोच रहे थे कि भाई किसी भी तरीके से कांग्रेस का सहयोग हासिल किया जाए। तो ये जो अंतरिम सरकार के गठन की मांग थी, इसको तो स्वीकार नहीं किया इन्होंने। लेकिन 8 अगस्त 1940 को एक घोषणा की इन्होंने, एक प्रस्ताव लाए। इसी को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, और इसमें बहुत सारे प्रावधान थे। तो अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रावधान थे, इनके बारे में अब हम जानेंगे। अगस्त प्रस्ताव में जो प्रावधान किया गया, एक तो ये कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये कही गई कि एक युद्ध सलाहकार परिषद, एक वार एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाएगा, और इसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। फिर भारतीयों के लिए जो अगला प्रावधान है कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो भारतीयों से मिलकर बनेगी। यानी भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी जो भारतीयों से मिलकर बनेगी और भारतीयों के लिए संविधान बनाएगी। तो एक चीज़ ये भी कही गई। इसके अलावा ये कहा गया कि जब तक भारत को डोमिनियन स्टेटस नहीं प्राप्त हो जाता, तब तक जो सुरक्षा का जिम्मा होगा वो ब्रिटिश सरकार का होगा। अगला प्रावधान था कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है, उसका विस्तार किया जाएगा, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की भी बात की गई। जैसे ये कहा गया कि ब्रिटिश सरकार भारत में किसी भी ऐसे समुदाय को शक्ति नहीं सौंपेगी जिससे कि किसी शक्तिशाली वर्ग या समुदाय का विरोध हो। तो इस तरीके से ये जो अगस्त प्रस्ताव में प्रावधान किए गए। हालांकि अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने इसको सिरे से नकार दिया। जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि जो डोमिनियन स्टेटस की मांग है, अधिराजत्व की मांग, यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए स्वायत्ता, तो इन्होंने कहा कि ये मांग पुरानी हो चुकी है। ये मांग कांग्रेस 1930 से 1929 से पहले करती थी ये मांग। तो इन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेटस का जो मुद्दा है ये पुराना हो चुका है, अब भारतीयों को पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये कह के आलोचना की जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी ने भी इसकी आलोचना की, और महात्मा गांधी ने ये कहा कि अगस्त प्रस्ताव जो है, इसने राष्ट्रवादियों और उपनिवेशवादियों के बीच एक खाई पैदा कर दी है। मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया। हालांकि मुस्लिम लीग इस मुद्दे को लेकर तो प्रसन्न थी कि जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की गई थी, लेकिन इस प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया।
महत्व क्या रहा इस अगस्त प्रस्ताव का? तो अगस्त प्रस्ताव पूरी तरीके से असफल तो हो गया, लेकिन पहली बार इसी में संविधान सभा की बात की गई थी। इस तरीके से ये अगस्त प्रस्ताव था जिसमें न तो भारतीयों के लिए पूर्ण स्वराज की बात की कही गई और न ही भविष्य में भारतीयों को स्वतंत्रता देने की बात कही गई थी। तो यही कारण था कि अगस्त प्रस्ताव पूरी तरीके से असफल हो गया। आगे हम अगले लेक्चर में व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे।